और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बिना किसी के बनाए खुद ब खुद बन जाती है उसे हम कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये होता कैसे है, इसके बारे में पूरी डीप नॉलेज मैं आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, फीचर्स क्या क्या होते हैं। ये सारी बातें हमने इससे लास्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट करी थी। एक बात और बता दूं मैं आपको, ये इस चैप्टर का 3rd पार्ट है। टोटल मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको 3 अलग अलग पार्ट में आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो आज की वीडियो में हमारा ये लास्ट पार्ट होने वाला है। बच्चों, चैप्टर के नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स का लिंक दे रखा है। वैसे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे पहले ज्वाइन कीजिए, वहां से अपने नोट्स डाउनलोड कर लेना। चलिए, ज्यादा समय अगर आप करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। बच्चों, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं। देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने आप जन्म ले लेती है, खुद अपने आप डेवलप हो जाती है बिना किसी के बनाए। इसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमने सिर्फ किन बातों पर ध्यान दिया था, काम काम काम। जो भी उसके ऑनर हैं, मैनेजर हैं, जो भी कंपनी को चला रहे हैं, मैनेजमेंट पार्ट देख रहे हैं, उन सबको किससे मतलब होता है, सिर्फ काम से। वो एक सिस्टमेटिक वे में वर्क को करना ज्यादा पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। बट वहीं पर अगर मैं बात करूं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो उस काम के साथ जो लोग आपस में अपना सोशल नेटवर्क बना लेते हैं, आपस में ग्रुप बना लेते हैं। तुमने देखा होगा हर जगह पर, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, कहीं पर भी एक अलग अलग ग्रुप डिवाइड होते हैं लोगों के, जिन लोगों के साथ उन लोगों को रहना पसंद होता है, काम करना अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है, उसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो यही बात सीधा आप देख सकते हो, यहां पर भी लिखी हुई है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्शन अमंग पीपल, लोगों के बीच में जो इंटरैक्शन बनता है एट वर्क, काम को लेकर, गिव्स राइज टू अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। उसके साथ साथ वो जो अपना एक नेटवर्क बना लेते हैं उसे हम बोलते हैं अमंग एम्प्लॉइज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उसे ही हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं बच्चों, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, अब इसके बाद इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको समझ आ गया है तो इसके देखते हैं फायदे क्या होते हैं। कंपनी के अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनना क्यों जरूरी है। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो बच्चों, अगर देखो हम हर चीज को फॉर्मली लेकर चलेंगे कि भाई काम काम काम, इसके अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं होगी, लोग आपस में बात नहीं कर सकते, अपनी प्रॉब्लम्स को एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्या होगा, लोग कुछ टाइम के बाद ना बोर हो जाएंगे, उन्हें बोरियत महसूस होनी शुरू हो जाएगी। यार ऑफिस जाओ, वहाँ आप 8 घंटे किसी से बात नहीं कर सकते, किसी को अपनी प्रॉब्लम बता नहीं सकते, सिर्फ काम पर हमें ध्यान देना होगा, तो लोगों का मन भी नहीं लगेगा। और जब मन नहीं लगेगा लोगों का, तो वो काम को भी ना अच्छे तरीके से कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनना थोड़ा सा जरूरी है। बाकी देख लेते हैं। इट लीड्स टू फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज क्विक फीडबैक। भाई, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अगर हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इससे क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन है ना वो बहुत तेजी से फैलाई जा सकती है, और उसके बिहाफ पर हम लोगों से फीडबैक भी ले सकते हैं, और अगर ये चीज होगी तो क्विक डिसीजन लेने में भी हमें मदद मिलेगी। अब वो कैसे होगा सर, ये देख लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे फर्म का जो ऑनर है वो ये है, और इसका सबऑर्डिनेट जो एम्प्लॉई है वो ये है। अब ये तो बैठा है टॉप लेवल पर और ये है लोअर लेवल पर। हालांकि अगर ऑफिस के बाद की बात करी जाए तो इनमें आपस में बहुत अच्छी दोस्ती भी है, लेकिन ऑफिस के अंदर एम्प्लॉय और बॉस वाला रिश्ता इनका रहता है। अभी हुआ ये कि जब ये लंच पर गए तो ये आपस में अब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं क्योंकि ये दोस्त है। तो ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कंपनी के अंदर अगर चल रही हैं, उन्हें अपने बॉस से शेयर कर सकता है, जिससे कि बॉस उन बातों को सुनकर एक फर्म के लेवल पर डिसीजन ले सकता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो इस चीज को रोकने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो देखा आपने, इसको कोई हायरार्की फॉलो नहीं करनी पड़ी कि भैया अगर मैं टॉप लेवल तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं तो मुझे यही सीरीज फॉलो करनी पड़ेगी। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ने एक काम कितना सिंपल कर दिया है, बिल्कुल लोअर लेवल वाला एम्प्लॉय, वो लोअर लेवल वाला बंदा अपनी बात को डायरेक्टली टॉप लेवल वाले तक पहुंचा सकता है। बट पहुंचाएगा कब, या तो उसका कोई ऐसा रिलेशन हो, सोशल रिलेशनशिप जो मैंने अभी आपको बताया, लोग खुद अपने आप डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, तो वो तभी पहुंचा सकता है। अच्छा सर, दूसरा, इट फुलफिल द सोशल नीड ऑफ द मेंबर। ये लोगों की सोशल नीड को भी पूरा करने में मदद करता है। अगर एक कंपनी के अंदर 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, अगर चारों में आपस में दोस्ती हो गई तो काम और ज्यादा वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सिस्टमेटिक वे में करने के साथ साथ वो अपना इनफॉर्मल जो रिलेशन है उसको निभाते हुए उस काम को कर सकते हैं। इट कंट्रीब्यूट टूवर्ड फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव
कंपनसेटिंग फॉर इनएडुकेशन इन द फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। देखो बच्चों, होता ये है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए काम को करते हैं, बट अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर इनफॉर्मल हैं लोगों के साथ, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर पा रहे हैं, उन्हें बता पा रहे हैं कि हम इस काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, हम ये काम हमसे नहीं हो रहा, तो जो दूसरे लोग हैं, जो तुम्हारे यार हैं, दोस्त हैं कंपनी के अंदर, वो हो सकता है कुछ अपने आइडियाज ऐसे तुम्हें प्रोवाइड कर दें तुम्हारी प्रॉब्लम को सुनने के बाद, जिससे उस काम को जो पहले तुम नहीं कर पा रहे थे बट अब उस काम को अच्छे से कर पाओ। ठीक है बच्चों, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का होना भी बहुत जरूरी है और ये बनाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद अपने आप बन जाती है। नेक्स्ट आता है बच्चों डिसएडवांटेज, नुकसान क्या है इसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने के। तो बच्चों र्यूमर्स जो है बहुत तेजी से फैलते हैं। वो कैसे? मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि लोअर लेवल का बंदा एक टॉप लेवल के बंदे के साथ आपस में अच्छा खासा बॉन्ड बनाकर बैठा हुआ है। अब आफ्टर लंच जब वो मतलब जाते हैं, बाहर बैठते हैं, खाना वाना खाते हैं, तो हो सकता है कुछ आपस में बात हुई हो इनकी। तो अब जो बात जो ये टॉप लेवल पर बैठा हुआ है इसके साथ जो इसकी दोस्ती है, वो अगर बात जाकर अंदर किसी से कहे कि तुझे पता है कि जो बॉस है वो बदलने वाला है, तो ये चीज़ बहुत तेजी से पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फैल जाएगी बिना किसी पेपर वर्क, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, जो काम होने वाले भी नहीं है। कभी कभी लोग उन चीज़ों को भी बहुत तेजी से फैला देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये एक ड्रॉबैक है, ये इसका मेरे को सही नहीं लगता बिल्कुल भी। इट मे लीड्स टू रेजिस्टेंस टू चेंज इन केस अगर कंपनी के अंदर कोई पॉलिसी चेंज होने वाली है, किसी नए रूल को लागू करने वाले हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो पुराने बैठे हुए लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, वो इसमें टांग जरूर अड़ाते हैं। वो ये कहते हैं यार पहले ही सही था ना, हम पहले के हिसाब से काम करेंगे, ये नई चीज़ें क्यों लेकर आ रहे हैं यार, सर में दर्द, नई चीज़ें सीखो, फिर उसको फिर लेकर आओ, प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो ये एक रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं। भाई ग्रुप है, ग्रुप के ग्रुप, अब वो भी अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। ठीक है, अरे रहने दो इसको मत लेकर आओ, ये बेकार चीज़ है। ठीक है, काफ़ी सारे बंदे एक साथ ग्रुप बना लेंगे, यूनिटी होगी। ठीक है, तो वो चीज़ों को आने से रोकते हैं। इट प्रेशराइज मेंबर्स टू कंफर्म टू ग्रुप एक्सपेक्टेशन विच में बी अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। होता ही है बच्चों इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि मान लो ये व्यक्ति है, इसको टॉप लेवल के बंदे ने एक ऐसी जिम्मेदारी सौंपी कि जो तुम्हारे लेवल के लोग हैं, कौन लेट आ रहा है, कौन काम को सही से नहीं कर रहा है, कौन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी चीज़ें फैला रहा है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल सही नहीं है, तो आपको उसका ध्यान रखना है। अब इस लेवल पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इसकी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी बनी पड़ी है, इसके दोस्त भी हैं, इसके बहुत सारे ऐसे मतलब जो इसने रिश्तेदार खुद अपने आप बिल्ड कर लिए हैं। तो भैया इसको तो अब कंपनी की जिम्मेदारी को भी निभाना है जो उसने सौंपी है, और लोगों की यारी दोस्ती भी देखनी है। तो प्रेफरेंस हो सकता है यह ऑर्गेनाइजेशन में रहने के साथ साथ अपने मित्रों को दे। ये हो सकता है उनके बारे में ऐसी कोई सच्ची इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन को ना पहुंचाए जिससे ऑर्गेनाइजेशन को एक भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आता है बच्चों डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसे मतलब क्या मतलब है, क्यों इसको हम डेलीगेट करते हैं इस अथॉरिटी को? मतलब देखो सिंपल सी बात बताता हूं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जब भी आपको लिखा हुआ दिख जाए समझ लेना कि आप अपना काम अपने नीचे के लेवल के लोगों को बांट रहे हो जिससे कि काम जल्दी समय पर कंप्लीट हो जाए। इसे बोला जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और ये चीज आपने स्कूलों में बहुत ज्यादा देखी होगी। जब आपकी स्कूल वाली मैडम आपकी शीट्स को चेक कर रही होती हैं तो हो सकता है एक क्लास का जो सेक्शन है उसकी शीट्स, आंसर शीट्स दूसरे क्लास के किसी सेक्शन में ले जाकर वो चेक तो कर दें, लेकिन अपना समय बचाने के लिए वो टोटलिंग किसी पर्टिकुलर बच्चे को उठाएं, ओए तू खड़ा होकर आ जा, मेरे पास बैठ जा और यहाँ पर देख मैंने जो नंबर दिए उनकी टोटलिंग क्या बिल्कुल सही है या गलत करी है, जो भी दिक्कत हो वो मेरे को बता, फिर उस हिसाब से मैं करेक्ट कर दूंगी। तो मतलब काम तो मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन एक ऐसा काम जो कोई भी कर सकता है उसको मैंने बांट दिया, उसको मैंने दो लोगों को दूसरों को दे दिया जिससे कि काम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा जा सके। तो यहाँ पर ये लिखा है बच्चों, व्हेन द मैनेजर गेट्स ओवरबर्डन, जब मैनेजर के पास काम बहुत ज्यादा होता है, विद एक्सेस अमाउंट ऑफ वर्क ही डिस्ट्रीब्यूट सम ऑफ हिज casual routine work to subordinate along with the responsibility. He also give them some amount of authority to carry on work and some also make the accountable for non completion of work. This whole प्रोसेस इज नॉन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो बच्चों मतलब इसका भी बिल्कुल सिंपल है कि जब
वो काम बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाता है मैनेजर के ऊपर, तो वो अपने नीचे के सबऑर्डिनेट्स को उठाता है और उस काम को उनके ऊपर सौंपता है, बोलता है कि तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके साथ थोड़ी सी अथॉरिटी भी देता है, जिम्मेदारी के साथ साथ उसके पास एक पावर भी होती है। फिर वो काम को उससे कंप्लीट कराता है जिससे कि काम समय पर पूरा हो जाए। इन केस अगर कोई गड़बड़ हो जाती है काम में, तो मैनेजर का पूरा पूरा हक है कि वो अपने सबऑर्डिनेट यानी कि अपने एम्प्लॉय से सवाल कर सके कि मैंने तुमसे काम करने के लिए कहा था, तुमने इस काम में यहां पर गलती की तो क्यों की। तो बच्चों समझ आ गई बात, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है। अब इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं जो आपको ध्यान से अपने दिमाग में रखना है। पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी क्या मिली, काम को पूरा करना है। अथॉरिटी यानी कि काम को करने के लिए हो सकता है कुछ राइट्स, कुछ पावर। अब मैंने कहा कि शीट्स में आपको टोटलिंग करनी है, बट आपको शीट को हाथ नहीं लगाना, तो कैसे टोटलिंग हो जाएगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि शीट्स को पूरा गोल गोल कर चेक करके सही से एक नंबर को काउंट करके आप टोटलिंग करके मैडम को बताओ, तो ये होगी अथॉरिटी। और अकाउंटेबिलिटी, अगर टोटलिंग में कोई गड़बड़ हुई तो भैया हम तेरे को ही पकड़ेंगे कि गलती हुई तो कैसे हुई। ठीक है बच्चों, तो 3 एलिमेंट्स होते हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। ये क्यों, कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है और क्या हमें इसका बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले बच्चों इफेक्टिव मैनेजमेंट। देखो भाई, अगर मैनेजर ने अपना काम नीचे के सबऑर्डिनेट्स को बांट दिया तो सीधी सी बात है काम इफेक्टिव तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि हमें काम को समय पर पूरा करना, और इफेक्टिव का मतलब ही है काम को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम में निकाल कर देना होता है, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा। नेक्स्ट होगा सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स रिलेशनशिप, यानी कि मैनेजर और उसके सबऑर्डिनेट के बीच में जो एक रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होगा। ये इसकी बातों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि ये अपने जो भी हिस्से के काम होते हैं, अपने लेवल के काम होते हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट से करवा रहा है, तो सबऑर्डिनेट्स की बार बार बातें सुनकर इसके काम को पूरा करके दे रहा है। हालांकि मजा तो इसको भी आ रहा है, नई नई चीजें सीखने के लिए मिल रही हैं। तो यहाँ पर जो इन दोनों का रिलेशन है वो अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिएट फ्यूचर मैनेजर। अब हो सकता है फ्यूचर में ये मैनेजर का काम संभालने लायक हो जाए, तो ठीक है, यहां से एक नई चीज हमें क्या मिल रही है कि जो फ्यूचर में मैनेजर बनेगा हो सकता है प्रेफरेंस इसको ही मिले, क्योंकि ये मैनेजर के साथ बैठकर मैनेजर के काम को हैंडल करा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी अच्छी होगी, क्योंकि भाई अगर ये अपने लेवल के जो छोटे मोटे काम है वो इसके ऊपर डाल रहा है, तो ये और आगे बारे में मतलब आने वाली चीजों के बारे में सोच सकता है ना। भाई एक जैसे टॉप लेवल पर मान लो ऑनर हो गया, अब ऑनर ही सारे काम देखे तो वो फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाएगा कैसे और कब बढ़ाएगा, क्योंकि उसके पास सोचने का काम से ही फुर्सत नहीं है, तो सोचेगा कहां से। तो वो क्या करते हैं कि अपने नीचे के लेवल के लोगों को वो काम दे देते हैं कि भैया ये काम तुम निपटा सकते हो, तुम निपटाओ उस काम को, हम आगे की प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। अब इसी तरीके से मैनेजर के काम अगर उसके सबऑर्डिनेट्स करेंगे तो इससे एम्प्लॉइज की डेवलपमेंट तो अपने आप ही हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्रीज कोऑर्डिनेशन। सबके बीच में तालमेल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। सबके बीच में मतलब मेरा यह है कि एक मैनेजर और उसके सबऑर्डिनेट्स, टॉप लेवल और मैनेजर के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्वेश्चन जरूर आता है, डिसेंट्रलाइजेशन। सर क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन का? सिंपल लैंग्वेज में अगर सुनोगे तो पावर, थोड़ी थोड़ी पावर सबके पास होनी चाहिए, यानी कि थोड़ी थोड़ी पावर अथॉरिटी सबको दे देना, उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। व्हेन द डिसीजन मेकिंग पावर गेट इवनली एंड सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर को थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इट इज टर्म टू बी अ डिसेंट्रलाइजेशन। इसे ही हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अंडर दिस एवरी इंडिविजुअल गेट्स सम सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी जिम्मेदारी, उसके काम के हिसाब से हमें उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी उसी हिसाब से। इन द ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्रीज द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिवनेस यानी कि काम को कम से कम समय में और ज्यादा से ज्यादा काम करने की एक क्षमता फर्म को मिलेगी। ठीक है जी, इसके कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होते हैं, जैसे कि क्विक डिसीजन मेकिंग। सबके पास अथॉरिटी है, काम के साथ साथ अथॉरिटी है, यानी कि पावर है डिसीजन लेने की, तो डिसीजन मेकिंग में डिले बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि भैया अगर यहां पर कोई बंदा बैठा हुआ है, उसने 3 बंदे अपने नीचे बिठा रखे हैं और इन्होंने 4-4, 5-5 बंदे अपने नीचे बिठा रखे हैं, ठीक है, इसके भी 5-5 बंदे इसके नीचे आ रहे हैं, इसके भी ऐसे ही सेम, यहाँ पर भी इसके नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो अगर इनके पास अथॉरिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ, तो बार बार इन्हें इससे पूछने की जरूरत नहीं है।
और जब इनसे ये नहीं पूछेगा तो ये इनसे भी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये अपने आप ही डिसीजन ले सकते हैं। तो फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी, काम में डिले बहुत कम होगा। डेवलप ग्रोथ प्लान, यानी कि कंपनी के बारे में हम उसकी ग्रोथ को लेकर कुछ चर्चा भी कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं कि भैया हमें इस चीज को ग्रोथ कैसे करनी है। यानी कि कोई काम है, हम चाहते हैं उसको बढ़ाना, हम चाहते हैं आज 1 ब्रांच है 4 ब्रांच हो जाए, तो ग्रोथ प्लान के बारे में ये लोग बैठे हुए हैं ना जो टॉप लेवल पर, ये सोच सकते हैं। अब बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए इनको परेशान करा जाए कि जी हमें पावर, मतलब हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब पावर तो तुम्हारे पास है ना, तुम बोलोगे तो ही हम करेंगे। तो छोटी छोटी चीजों में अगर हम उन्हें परेशान नहीं करेंगे तो वो ग्रोथ प्लान के बारे में सोच सकते हैं। क्रिएट फ्यूचर मैनेजर, और इससे क्या होगा कि फ्यूचर में हम नए नए मैनेजर बना सकते हैं कंपनी के लिए, जो कंपनी को बहुत अच्छे लेवल पर अच्छे तरीके से मैनेज कर सके। तो बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ये था पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर जो आज हमने समाप्त कर दिया है। अब नेक्स्ट नई वीडियो के अंदर मैं कराऊंगा नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट। कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेंशन करके बता सकते हो, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। रही नोट्स की बात, तो नोट्स आपको मैं जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं उस हिसाब से मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराता जा रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि नोट्स उसके अंदर ही आते हैं। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।